हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं हूं प्रीतम कुमार और टीम क्रिएटर्स माइंड से। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड अभी के टाइम का कौन सा होने वाला है आपके लिए। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि एक स्टूडियो सेटअप के लिए, एक ऑनलाइन क्लास सेटअप के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक स्टूडियो सेटअप में कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रॉपर एक स्टूडियो सेटअप करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ऑनलाइन जाना, आप चाहते हैं अपने कंटेंट को यूट्यूब के माध्यम से, अपने एप्लीकेशंस के माध्यम से आप उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स आपको यूज़ होगा उसमें आपको डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, लाइट और पीसी या लैपटॉप भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशंस आते हैं। डिजिटल बोर्ड में अलग अलग साइज़ आता है, कैमरे में 4K क्वालिटीज़ आती है, 2K क्वालिटी आता है, माइक अलग अलग मार्केट में माइक आता है, लाइट सेटअप भी अलग अलग तरीके से होता है। आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर लाइट का जो अरेंजमेंट होगा वो एक अलग तरीके से होगा। माइक जो है उस क्लासरूम, हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप के लिए एक अलग तरीके का माइक आपको चाहिए जो कि ऑनलाइन वाले बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। पीसी और लैपटॉप, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग भी करना है, आपको अपने वीडियोस की अपने यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीमिंग भी करना है, तो इन चीज़ों के लिए एक लैपटॉप या पीसी का भी, जिसको सर्वर भी कहते हैं, इनका भी एक इस अलग स्पेसिफिकेशन, एक अच्छे स्पेसिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पांचों इक्विपमेंट्स हैं जो आपको एक ऑनलाइन क्लास में हेल्प करता है और इन पांचों चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको। इसके लिए और भी बेहतर जानकारी के लिए क्रिएटर्स माइंड की टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। और इसके बारे में और आगे बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक जो आज का हमारा था वो था सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड। और सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड की अगर बात करें हम, तो सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड क्यों मिलता है और सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड क्या होता है। टीचर्स सस्ता डिजिटल बोर्ड नहीं ढूंढते हैं, टीचर्स ढूंढते हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड कौन सा है। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि डिजिटल बोर्ड सस्ता और महंगा क्या होता है। डिजिटल बोर्ड सस्ता तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड चाहिए टीचर्स को। तो अब यहाँ पर उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्या क्या हो सकता है अगर आप ऐसा ढूंढ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं हम लोग। देखिए, सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड या सबसे सस्ता प्रोडक्ट या सस्ता प्रोडक्ट, वो एक कस्टमर की कह सकते हैं कि वो नेचर होता है। अगर मैं भी एज ए कस्टमर कहीं पर जाता हूं तो मेरे अंदर भी यही होती है कि मैं सबसे सस्ते में एक बेहतर प्रोडक्ट कैसे परचेज कर लूं। तो इसमें कहीं से भी आप गलत नहीं है, आपका हक है, आपका अधिकार है। आपने मेहनत से एक एक रुपए को जोड़कर आप डिजिटल बोर्ड लेने आए हैं, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप अपने पैसे को सही जगह पे और जितने कम रुपए में आप बेहतर प्रोडक्ट को परचेज करके लाए, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन अब इसको जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सस्ता डिजिटल बोर्ड तो लेना चाहिए, सस्ता सेटअप तो आपको करवाना चाहिए, लेकिन वो सस्ते का एक अलग कैटेगरी में आपको सस्ता ढूंढना है। ऐसा नहीं कि पूरे ओपन मार्केट में आप सस्ता ढूंढने लग जाएंगे तो आपके साथ गलत हो सकता है। आप किसी गलत प्रोडक्ट का शिकार हो सकते हैं, गलत टीम का शिकार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने ओपन मार्केट में देखा, आपने समझा ही नहीं कि ये जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की आप तलाश में है, जिस प्रोडक्ट को आप ढूंढ रहे हैं, पूरी मेहनत की कमाई आप उसमें लगा रहे हैं, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा आपका इमोशन है। वो इमोशन कैसे है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। कि जब टीचर्स हमारे यहाँ एक्सपीरियंस करने आते हैं डिजिटल बोर्ड का, तो उनके साथ क्या होता है कि लगभग 90% केस में ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं वो हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ आने के बाद कि सर, मैं इस डिजिटल बोर्ड पर पीडीएफ कैसे ओपन करूँगा, मैं पीपीटी के थ्रू कैसे पढ़ाऊँगा, सर मैं 3D में बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, सर मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मुझे पीरियडिक टेबल पढ़ाना है, वो पीरियडिक टेबल को कैसे कैसे पढ़ाऊँगा, मुझे एनसीईआरटी का बुक पढ़ाना है, एनसीईआरटी का बुक डिजिटल बोर्ड में कैसे आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि टीचर्स अगर आप हैं तो आपके अंदर भी ऐसी ही बातें अभी भी आ रही होंगी, क्योंकि आप डिजिटल बोर्ड के बारे में सोचना स्टार्ट किया आपने। 10% टीचर्स ऐसे होते हैं जो बात करते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड का प्रोसेसर क्या है, सर डिजिटल बोर्ड में जो डिस्प्ले है वो किस टाइप का डिस्प्ले है, इसमें टच पॉइंट कितने हैं,
इसका स्पीकर कितने वॉट का लगा हुआ है, इसका जो बॉडी है वो मेटेलिक है कि फैब्रिक है, इन सारी चीज़ों के लिए 10% टीचर डिस्कस करते हैं। मेरा कहना ये भी नहीं है कि जो लोग ये 10% लोग इसका डिस्कस करते हैं वो गलत है। आप एक, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि आप प्रोडक्ट की पूरी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद आप इसको प्लान करें। लेकिन 90% टीचर्स सिर्फ अपने इस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो बच्चों को कैसे एक बेहतर तरीके से कंटेंट डिलीवर कर पाए, बेहतर तरीके से पढ़ा पाए। जो चीजों को आज तक वो कहानियों में बताते आ रहे थे कि बेटा अर्थ जो है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है, जो एक ग्लोब के सहारे बता रहे थे, जो हार्ट बीट के बारे में बताने के लिए उनको प्रॉपर एक इमेजिनेशन करवाना होता था, वो सारी चीजें डिजिटल बोर्ड से वो चाहते हैं कि मैं बच्चों को लाइव दिखा पाऊं, 3D में दिखा पाऊं कि वो एक्चुअल में होता कैसा है। तो टीचर्स ये सोच करके डिजिटल बोर्ड लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके लिए ये जो डिवाइस है ये सारी चीजें बिल्कुल नई है, क्योंकि टीचर्स इन चीज़ों में कभी उलझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हो, उनका जो डिवाइस हो, वो प्रॉपर उनको एक बार समझ में आ जाए और वो प्रॉपर उस पर क्लास लें। इससे ज़्यादा उसका इस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। और आज भी टीचर्स वही अच्छे हैं जिनके पास कंटेंट है, जिनको कंटेंट, जिनका बेस्ट कंटेंट है। आज वही टीचर बेस्ट हैं, जिनका कंटेंट डिलीवर करने का तरीका बेस्ट है, आज वही टीचर बेस्ट हैं। तो कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है, बट डिजिटल बोर्ड आपके उस कंटेंट को चार चांद लगाने के लिए होता है कि आप जिन चीज़ों की कहानियां बनाते थे, जिन चीज़ों को इमेजिनेशन करवाते थे, उन चीज़ों को ये 3D में प्रेजेंट करके आपके बच्चों तक लेकर जाता है। इसलिए टीचर्स का ये इमोशन होता है, वो अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं जब डिजिटल बोर्ड की प्लानिंग करते हैं। और वो एक डर भी होता है उनके मन में कि क्या वो डिजिटल बोर्ड ले जाने के बाद वो खुद से इन सारी चीज़ों को निकाल पाएंगे, खुद से वो इन चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस करा पाएंगे, बच्चों को प्रॉपर कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। ये एक डर होता है कि इसकी ट्रेनिंग कौन करवाएगा, इसको ऑपरेट कैसे करना है, चलाते टाइम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सॉल्व करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तब आपको डिजिटल बोर्ड प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर सस्ता भी ढूंढ रहे हैं तो नो डाउट आप ढूंढिए, बट मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सबसे पहले एक बेस्ट टीम ढूंढना चाहिए, जो कि एक ट्रस्टेबल टीम हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो और जिसके पास विजन हो आगे बढ़ने का, और आपके लिए और भी चीज़ें हो उनके पास, कि अगर आज वो आपको डिजिटल बोर्ड दे रहे हैं तो कल उनके पास एप्लीकेशन भी होना चाहिए, ताकि वो एक स्वार्थ के नज़रिए से ही आपके साथ जुड़ा रहे, लेकिन जुड़ा रहेगा। तो टीम आपको एक ट्रस्टेबल सेलेक्ट करना है, जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाए, प्रॉपर आपको एक आपके यहाँ प्रॉपर इंस्टॉलेशन करवाए और टाइम टू टाइम टेक्निकल सपोर्ट और ऑपरेशनल सपोर्ट दोनों आपको दे। तो एक बेहतर टीम का आपको सेलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद जो है, जब आपने एक अच्छा टीम सेलेक्ट कर लिया, आपने देख लिया कि आपके डिजिटल बोर्ड में जो रिसोर्स है वो पर्याप्त है आपको पढ़ाने के लिए, आपके टीचिंग के लिए, जो रिसोर्स आप ढूंढ रहे थे, गूगल हो, यूट्यूब हो, जितने भी रिसोर्स हैं आज के टाइम में, जो रिसोर्स आप ढूंढ रहे थे वो रिसोर्स आपके डिजिटल बोर्ड में है, तब जा करके आप एक डिजिटल बोर्ड का प्लान करिए और एक बेस्ट प्राइस में प्लान करिए। तो आप जो है सेफ रहेंगे और आपका जो डिजिटल बोर्ड है, आप उसको, जो पैसा आपने लगाया वो पैसा आपका सार्थक होगा, आप उसको 100% यूज़ कर पाएंगे, उसके फीचर्स से बच्चों को लाभान्वित करवा पाएंगे, आप उनको एक अच्छी चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे अपने डिजिटल बोर्ड से। ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात करें, डिजिटल बोर्ड में जो साइज़ वगैरह होते हैं वो साइज़ काफ़ी डिफरेंस, और साइज़ में भी 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच का आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस अलग अलग होते हैं। प्राइस की जानकारी के लिए जो इसका प्राइस है वो भी मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या प्राइस होता है इसका। लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात पे मैं फोकस करना चाहूँगा। वो बातें ये हैं कि अगर आप कुछ दिनों से सर्च कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड, या आपके जान पहचान के लोगों ने डिजिटल बोर्ड लगाया है और आप अभी 2-4-5 टीम से बात कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड के लिए, तो आपको एक चीज़ें कॉमन दिखी होंगी कि डिजिटल बोर्ड के प्राइस में एक ही ब्रांड, एक ही साइज़, सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, बट प्राइस का डिफरेंस आपको 5000 से लेकर 10,000 तक का आ रहा है। और ये बिल्कुल हजम होने वाली बात नहीं है कि आखिर इतना बड़ा गैप एक ही ब्रांड के साथ ऐसा क्यों है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपने
पहले मैंने आपको बताया कि उस पर फोकस करना है कि एक अच्छी टीम, एक अच्छा सर्विस, एक अच्छा सर्विस एंड सपोर्ट, आपके डिजिटल बोर्ड के सारे रिसोर्सेज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टीम जो है, टीम कैसे मैटर करता है, इस प्राइस को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, कैसे जस्टिफाई कर सकता है कोई कि ये प्राइस 10,000 का डिफरेंस कैसे आ सकता है। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे अगर एक कोई डिजिटल बोर्ड अगर आप क्रिएटर्स माइंड की टीम से ले रहे हैं और वो डिजिटल बोर्ड का प्राइस क्रिएटर्स माइंड आपको 100 रुपए का दे रहा है और सेम डिजिटल बोर्ड आपको कोई उसी जगह पर वहीं से आसपास में आपको वही सेम डिजिटल बोर्ड आपको कोई 90 रुपए का भी दे रहा है, तो वहां पर आप क्या करते हैं कि क्रिएटर्स माइंड का जो 100 रुपए है, आप क्रिएटर्स माइंड के पास गए तो सही, आपने विजिट भी किया, डेमो भी लिया, आपको काफी चीजें अच्छी लगी, आपने सारी चीजों को रिसर्च करके ट्रस्ट बिल्डअप हुआ और आपने एक प्रोडक्ट को डिसाइड किया, एक अच्छा लगा आपको प्रोडक्ट कि इस प्रोडक्ट को लगाना चाहिए, आपने फाइनल किया। बट वहां से निकलते ही आपकी नजर पड़ी और कोई आपको सेम प्रोडक्ट 90 रुपए का दे रहा था। अब एज ए कस्टमर आपकी जगह मैं भी हूं तो मैं भी यही सोचूंगा कि जब सारी चीजें सिमिलर हैं तो मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च करूं। अब यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है कि आपने यहां डिजिटल बोर्ड आप फाइनल तो इसलिए किए क्योंकि आपने क्रिएटर्स माइंड की टीम के बारे में सर्च किया, ट्रस्ट हुआ, तब जाकर के आप डिजिटल बोर्ड फाइनल किए। बट जब दोबारा आप डिजिटल बोर्ड बुकिंग कर रहे हैं, जब आप फाइनल कर रहे हैं, लगवाना जा रहे हैं, तो आपने यहां पे सिर्फ प्राइस को देखा, आपने टीम को देखा ही नहीं। इसलिए ये गैप आता है। और ये गैप आता कैसे है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। ये जो गैप आता है, अब आता है कि जैसे क्रिएटर्स माइंड की बात करें, अब क्रिएटर्स माइंड ये डिजिटल बोर्ड टीचर्स को डायरेक्टली 100 रुपए का दे रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर्स को जो सर्विस एंड सपोर्ट के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने दिनों की आपके साथ सर्विस के लिए एक हमारी जो बात हो रही है, जितने दिनों तक हमें सर्विस देना है, वो सर्विस हमें देना है क्योंकि क्रिएटर्स माइंड रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और सारी चीज़ों के लिए इन्होंने टीम को रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनको सर्विस देना है, इसलिए ये आपको प्रॉपरली उस प्राइस में देंगे जिस प्राइस में आप तक सर्विस पहुंचाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेचना है और बेचने के बाद सर्विस ही नहीं देना है आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्रिएटर्स माइंड ने एक प्राइस रखा है आपके लिए जो एक बेस्ट प्राइस है। अब क्रिएटर्स माइंड से कोई एक्स पर्सन इसी डिजिटल बोर्ड को 100 रुपीज की जगह पे इसी डिजिटल बोर्ड को वो 85 रुपीज में परचेज कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि किसी एक्स पर्सन को क्रिएटर्स माइंड ने क्या कहते हैं वो 85 रुपीज में दिया क्यों? इस पर्सन को क्रिएटर्स माइंड ने 85 रुपीज में इसलिए डिजिटल बोर्ड दे दिया क्योंकि इस पर्सन ने क्रिएटर्स माइंड से ये बोला कि सर मुझे सिर्फ डिजिटल बोर्ड चाहिए, मुझे सर्विस एंड सपोर्ट नहीं चाहिए। और ये 85 रुपीज का डिजिटल बोर्ड फिर से उसी टीचर को, उन्हीं टीचर को 90 रुपीज का बेच दिया। अब बातें कुछ कुछ आपको समझ में आ रही होंगी। अब हो क्या रहा है कि अब ये जो है 85 रुपीज में इन्होंने परचेज किया, 5 रुपए का प्रॉफिट लेकर के वो आपको डिजिटल बोर्ड बेच दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट, इस केस में प्रॉफिट किसका हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है टीचर्स का 5 रुपए का, और जो एक्स थे उनको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। और सिर्फ इन दोनों का ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहां पर क्रिएटर्स माइंड को भी प्रॉफिट हो रहा है। क्रिएटर्स माइंड को भी प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए प्रॉफिट हो रहा है कि क्रिएटर्स माइंड के स्टॉक में डिजिटल बोर्ड था और एक रोटेशन में आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही 2000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए के ही प्रॉफिट पर इन्होंने बेच दिया। क्यों? क्योंकि अब उस प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई क्रिएटर्स माइंड की। अब उस प्रोडक्ट पे मिस्टर एक्स को जो है ना सर्विस चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब उन्होंने क्रिएटर्स माइंड से लिया और यहां पर सारे लोगों को प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे सिनेरियो में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो नुकसान हुआ है आपका। वो आपका नुकसान हुआ, इसलिए नुकसान हुआ है कि अगर आप क्रिएटर्स माइंड से वही डिजिटल बोर्ड लिए होते, भले ही आज के डेट में आपको 100 रुपए की डिजिटल बोर्ड थी, आपको 99 रुपीज का मिल जाता, तो क्रिएटर्स माइंड आपको सर्विस एंड सपोर्ट करने के लिए आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्रिएटर्स माइंड के पास। बट आज के डेट में आपने 5 रुपए की प्रॉफिट के लिए आपने क्रिएटर्स माइंड की जगह पे मिस्टर एक्स से डिजिटल बोर्ड ले लिया, जिसकी वजह से आपका, अगर इन केस
डिजिटल बोर्ड में कभी भी कोई, क्योंकि वो मिस्टर एक्स हैं और उस मिस्टर एक्स वो जो है वो वेरिएबल है, वो कभी भी बदल सकता है। आज उनको डिजिटल बोर्ड में प्रॉफिट हो रहा है तो आज वो डिजिटल बोर्ड में काम कर रहे हैं, कल उनको फ्रीज बेचने में प्रॉफिट होगा तो वो फ्रीज के लिए काम करेंगे। ये तब तक ही आपके पास रहेंगे जब तक वो प्रॉफिटेबल है। बट क्रिएटर्स माइंड रजिस्टर्ड ही इसी चीज के लिए हुआ है, क्रिएटर्स माइंड इसी डोमेन में काम ही करती है। तो और इन्होंने अपना प्रॉपर बिलिंग दिया है, बिल बना कर दिया और बिल पे प्रॉपरली रिटर्न फॉर्मेट में दिया है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मजबूरी हो सकती है कि आपको सर्विस देना ही देना है, हंस के दे या रो के दे। बट मिस्टर एक्स को आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे एक बार अगर आपने उनसे डिजिटल बोर्ड लगा लिया तो। हो सकता है कि जब तक प्रॉफिटेबल हो सकता है 2 साल 3 साल तक वो मार्केट में हो, बट किसी भी दिन वो गायब हो सकता है। आप चाह कर भी आप उनसे सर्विस नहीं ले पाएंगे, वो इंडिविजुअल है। अब मार्केट में मैं बताऊं, 4 लोग मिलकर एक डिजिटल बोर्ड को 4,000 रुपए की प्रॉफिट पे बेच दे रहे हैं। 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, चारों लोग एक डिजिटल बोर्ड को बेचने में 4,000 रुपए की प्रॉफिट में डिजिटल बोर्ड को उन्होंने बेच दिया। और इंडिविजुअल एक एक पर्सन को 1,000 रुपए की प्रॉफिट हुई आपके साथ डील करने में। तो वो 1,000 रुपए की प्रॉफिट में आपको कब तक सर्विस दे पाएगा और क्या सर्विस दे पाएगा, ये आप खुद ही एक शिक्षक हैं, आपको क्या ही बताऊं मैं। तो इन चीजों को ध्यान दे करके आपको प्लान करना है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको बेस्ट टीम जो है तलाशने नहीं आ रहा है, आप बेस्ट टीम नहीं ढूंढ सकते, आप बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। आप खुद ही एक शिक्षक हैं, आपने बहुत सारे लोगों को बेस्ट बनाया है, बहुत सारे स्टूडेंट को बेस्ट बनाया है, तो आप एक अच्छी टीम की परख आपको हो सकती है, आप उनको परख सकते हैं। तो इन चीज़ों को पूरा ध्यान देते हुए आपको डिजिटल बोर्ड प्लान करना है। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप क्रिएटर्स माइंड की भी टीम को मौका दें, ताकि मैं या हमारी टीम एक बार अपने आप को प्रेजेंट कर पाए आपके सामने कि क्रिएटर्स माइंड आपके पास ट्रस्ट बिल्डअप कर पाती है कि नहीं, आपके आसपास के टीचर्स क्रिएटर्स माइंड से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, और सेटिस्फाइड हैं तो क्यों सेटिस्फाइड हैं, क्या भरोसा है क्रिएटर्स माइंड की टीम पर और क्यों आपको भरोसा करना चाहिए। इन चीज़ों को आप प्रॉपरली देख पाएंगे, समझ पाएंगे और एक बेस्ट प्राइस में एक डिजिटल बोर्ड लेकर आप जा सकते हैं। और एक कह सकते हैं कि उसको आप सेफली, आप अपने जो आपका प्रॉपर काम है, आपका काम है कि आप प्रॉपर टीचिंग करवाएं, आप अपने कंटेंट पर काम करें, आप उसी कंटेंट पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्रिएटर्स माइंड की टीम को सिलेक्ट किया है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, ऑनलाइन जाने में आपको क्या क्या बाधाएं आ सकती है, आपको ग्रो करने में डिजिटल मार्केटिंग की कब ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशंस की कब ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में बताना, इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटर्स माइंड की होती है। तो आप एक बार मौका दे सकते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर को नोट डाउन कर ले, क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर लें और आप क्रिएटर्स माइंड को कॉल करके आप अपना जो एक्सपीरियंस करने का डेमो का जो स्लॉट है आप उसको बुक कर सकते हैं कि कब आप विजिट कर रहे हैं। आप विजिट करिए, प्रोडक्ट का भी आप जो है उसके बारे में भी एक्सपीरियंस करिए, साथ ही साथ आप टीम से भी मिलिए कि टीम के पास सच में टीम इन चीज़ों के लिए एक्सपर्ट है भी या सिर्फ बेचे जा रही है, टीम के पास आपके डोमेन की नॉलेज है भी या सिर्फ बस यूं ही कंपनी चले जा रही है। तो इन चीज़ों को जानना आपका अधिकार है और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बट बात करते हैं, प्राइस की बात की थी तो प्राइस भी मैं बताता हूं। अभी जैसे डिजिटल बोर्ड की बात करें तो 65 इंच, 75 इंच और 86 इंच का डिजिटल बोर्ड भी मार्केट में ज़्यादातर चल रहा है, जिसमें कि 75 इंच एक रेगुलर साइज है। जो मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो 75 इंच का ही डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं। प्राइस की बात करें तो 65 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है ये आपको 95,000 से लेकर 1,20,000 तक का आपको ये डिजिटल बोर्ड आपको मार्केट में अवेलेबल है। इतने में आपको एक अच्छे प्राइस में आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल सकती है। 75 इंच की बात करें तो 75 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है ये आपको 1,20,000 से लेकर 1,50,000 या 1,70,000 तक कह सकते हैं कि ये आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड आपको मिल सकता है, आप लगा सकते हैं। 86 इंच की बात करें तो 1,80,000 या 1,90,000 से लेकर 2,30,000 तक आपको एक बेस्ट क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड आप अपने क्लासरूम में सेटअप कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रांड हैं,
सर्विस एंड सपोर्ट है, गारंटी है, वारंटी है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में प्रॉपर और अच्छे से 1-to-1 डिस्कशन के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमें आपका इंतज़ार है, आपके कॉल का इंतज़ार है कि आप हमें कॉल करेंगे और आपस में इसके बारे में बात करेंगे कि क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, और क्रिएटर्स माइंड आपको आपके क्लासरूम को अपग्रेड करने में और आपको आगे बढ़ने में कहाँ तक सपोर्ट कर सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उठाइए फ़ोन और लगाइए नंबर। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।